ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया टेस्ट में, ऑनलाइन है अभी, हमें इसका टाइम ना मतलब अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। जिसको जब भी सॉल्व करना है वो कभी भी सॉल्व कर सकता, ऑनलाइन है, पीडीएफ भी डाल दिया था मैंने। हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे उसका। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, हमने जो आपको टेस्ट दी आपने, वहां पर सब मिक्स क्वेश्चन है, जैसे आईबीपीएस पूछता है वैसे ही है। वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट का आपको समझना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट उसको करना है। यहाँ हमने अलग पीडीएफ सीक्वेंस बनाई है ताकि अपने अपने टीचर अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सके। तो वो कंटिन्यूसली नहीं है, वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। वो सारी चीजें ऐसे की एज इट इज है, सिर्फ सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है। वहां पर ऑर्डर में नहीं है, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको मराठी, इंग्लिश और जीके के बताऊंगा, और बाकी उर्दू और रीजनिंग के मैम बता देंगे। 11 बजे ही लेना था, लाइट चली गई थी यहाँ पर इंस्टीट्यूट पे, तो लाइट अभी आई, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इतना। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन था ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए। देखो डीएनए में जो मॉडिफिकेशन करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका जीन है, जो जीन है, जीन जीन का रहता हमारा पहले क्रोमोसोम रहता, क्रोमोसोम, उसके बाद में रहता आपका जीन, और फिर जीन के अंदर आता डीएनए, डीएनए, और डीएनए के अंदर भी कोडिफिकेशन रहता बहुत सारा, मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, इसमें बहुत लंबा। डीएनए इसमें प्रोटीन का कोडिफिकेशन रहता न्यूक्लियोटाइड के अंदर। आप थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते तो न्यूक्लियोटाइड होता है वहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर में पेंटा शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर बेस ग्रुप वगैरह वगैरह रहता है। तो उसमें प्रोटीन की कोडिफिकेशन रहती, प्रोटीन, प्रोटीन जिससे हमारी बॉडी फ्रेम होती है, प्रोटीन, प्रोटीन, तो प्रोटीन की कोडिफिकेशन रहती है। तो वो आपके डीएनए में क्या करती है, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड रहता है, या फिर जो अलग अलग तरह के 3 तरह के उसका वो रहता है, कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप हो गया, नाइट्रोजन बेस ग्रुप और शुगर बेस ग्रुप। तो जो नाइट्रोजन बेस ग्रुप रहता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन से रहता है और उसी से कोडिफिकेशन होती है। तो बहुत डिटेल की इंजीनियरिंग है, हमारा एग्जाम उतना टफ लेवल का नहीं, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। तो उसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग बोलते हैं उसको। तो वहां पर क्या करते हैं, आपका जो डीएनए है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। वो सारी टेक्नोलॉजी आज है अवेलेबल और किया जाता है, उसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा डांस इज द फेमस फॉल डांस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटी यूनियन टेरिटरी। जो लावा डांस है ये लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप, ये वाला लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये हमारे जो यूनियन टेरिटरी है 8 उसमें से एक है, जो कि अरेबियन सी में है, अरेबियन सी, अरेबियन सी में है, केरला से नजदीक है अरेबियन सी में। तो वहां का फोल्क डांस फॉर्म है ये लावा, जिसे लावा मोबाइल रहते ना। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का कुचिपुड़ी बोल के है, कुचिपुड़ी इनका फोल्क डांस डांस फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश का। गोवा का, गोवा का फोल्क डांस फॉर्म है घड़ी बोल के, घड़ी, घड़ी बोल के डांस फॉर्म है वहाँ का फोल्क डांस फॉर्म। केरला के 2 है, एक है कथकली, कथक, कथकली, हाँ कथकली, और एक है मोहिनी नट्टम, मोहिनी नाट्यम, मोहिनी नाट्यम। तो ये डांस फॉर्म मैंने आपको पूरे नोट्स में दिए हैं, आपको पता भी है, सारे डांस फॉर्म आपको अच्छे से दिए हैं। तो आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन पूछता है उससे, है ना। केरला की एक बात याद रखो, यूपी से कभी कभी यूपी का डांस फॉर्म से कंफ्यूजन होती है ना। यूपी में कथक है, कथक, कथक, यूपी में कथक है और केरला में कथक कली है, कली। तो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान रखना उसको स्पेशली। पर अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द सेवरल फंडामेंटल राइट्स, द जुडिशरी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर टू
अंडर द आर्टिकल एंड प्रोटेक्ट सच फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में वहां पर दिख रहा होगा 13, यहाँ पर 13 दिख रहा होगा, यहाँ पे 13, ठीक है। तो उसका आंसर ये वाला है, उसका आ रहा है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट कौन किसके बेसिस पे करती है और उसको पावर कौन से आर्टिकल के अंदर से आते हैं। तो 32 उसको पावर देता प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या देता, पावर देता किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। उसको कुछ रिट्स पावर बोलते हैं हम लोग, हमने क्लास में आराम से डिस्कस किए थे, मैंने समझा था आपको, ठीक है। बट आर्टिकल 13 में आपको बताया नहीं था वहां पे, बट क्वेश्चन में आर्टिकल 13 क्या बोलता है। तो आर्टिकल 13 बोलता है कि ये पार्ट्स में ना जितने फंडामेंटल राइट्स इस पार्ट में दिए हैं, अगर इसको किसी तरह नुकसान पहुंचाने वाला या एब्लिकेशन वालने वाला या इसको किसी तरह क्रॉस करने वाला, आप कोई भी लॉ बनाएंगे। अब लॉ कौन बनाता है, एक तो आपकी असेंबली बनाती स्टेट लेजिस्लेचर में, या फिर पार्लियामेंट बनाती सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो तेरा क्या बोलता, जितने भी लॉ बनाएंगे आप कोई भी, चाहे आप पार्लियामेंट बनाओ या स्टेट असेंबली बनाओ, पार्लियामेंट बनाओ या फिर स्टेट असेंबलीज बनाओ, कोई भी बनाओ, अगर आपने जो लॉ बनाए वो इसके साथ इनकंसिस्ट है, मतलब इसके साथ वो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, फंडामेंटल राइट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा, फंडामेंटल राइट से जुड़ नहीं रहा, तो वो सारे लॉ वॉइड है, ऐसा बोलता है। तो ये इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने की पावर मिलते। 13 और 32 आर्टिकल है जो पावर प्रोवाइड करता कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलग आर्टिकल के अंदर में। तो आंसर आपका ये वाला था, ठीक है। अगर आपको ये 13 वाला नहीं भी पता होता, दो हमने नहीं पढ़े थे, हमने सिर्फ 32 ही पढ़े थे, तो भी आपको इससे आंसर आ जाता आपका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट द इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। देखो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ये क्या करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब लोकसभा के इलेक्शन करेगा, और सारे स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं असेंबलीज, तो उनके सारे इलेक्शन कंडक्ट करेगा। उसके बाद में गवर्नर के इलेक्शन नहीं होते, आपके प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी वही करेगा, वाइस प्रेसिडेंट की भी वही करेगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीजों को संभाल के रखा है इलेक्शन कमीशन ने। स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो कंसेप्ट है ना, वो बाद में कब, जब हम लोग ने पंचायत राज और म्युनिसिपल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करे तब। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत राज के जो इलेक्शन होते है ना, पंचायत राज जैसे पंचायत समिति के, जिला परिषद के और ग्राम पंचायत के इलेक्शन होता है। उसके बाद में कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका, महानगर पालिका या फिर नगर पंचायत, तो इनके इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसको दी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत राज सिस्टम के इलेक्शन कंडक्ट कराता, ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिए। Which of the following is the major site of इंट्राडाइजेशन इन सेल, है ना, इंटरडाइजेशन और इंट्रा, यहाँ इंट्राडाइजेशन है, इंट्रा मतलब सेल के अंदर ही, तो ये सेल है, इसके अंदर ही डाइजेशन के लिए मतलब कौन सा मेजर साइट या मेजर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, तो ये न्यूक्लियस रहता है, और इसके अंदर में ना लाइजोसोम रहते हैं, लाइजोसोम ऐसे छोटे छोटे गोल गोल ग्रे कलर के, देखिए आपको ग्रे कलर के छोटे छोटे गोल गोल, इनको लाइजोसोम बोलते हैं, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, जो जितना भी वेस्ट हमारे अंदर में वेस्ट है ना, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको खत्म कर देता, डाइजेस्ट कर देता जो वेस्ट है उसको। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, इसको इंट्रा डाइजेशन इन सेल,
मतलब वो सेल के अंदर में डाइजेशन कर लेता है। तो आपका आंसर ये वाला आएगा, लाइसोसोम्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती न्यूटन पर कूलम। हाँ, ये वाला न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर न्यूटन कूलम दिए लेकिन वो जमेगा नहीं ऐसा, क्योंकि बाय है ना, ये स्लैश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस में और मैथ्स में। तो इसलिए क्या आंसर है आपका, ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारा है, द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह स्टार्टेड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन द बॉर्डर विलेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो उसने कब, कौन से स्टार्ट? क्या बोल रहा हूँ, अप्रैल 2023 यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह स्टार्टेड, मतलब स्टार्ट किया उसने। कहाँ स्टार्ट किया पूछ रहा हूँ? स्टार्टेड फ्रॉम विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम बॉर्डर एरिया, मतलब एक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, मतलब अभी 2023 में लॉन्च की गवर्नमेंट ने स्कीम वाइब्रेंट विलेज। तो जो चाइना से बाउंड्री शेयर करने वाले, जहाँ भी हम लोग चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ना, जहाँ पर भी, ठीक है, जहाँ पर भी हम चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ के वो बॉर्डर इलाकों में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, उसका नाम है वाइब्रेंट विलेज। तो कौन कौन से स्टेट है इसमें? यहाँ से अभी लद्दाख आता है, लद्दाख, फिर यहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड फिर हिमाचल प्रदेश, सॉरी पहले हिमाचल प्रदेश फिर उत्तराखंड, और थोड़ा बहुत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो एक दो तीन चार पांच, ऐसे पांच, चार स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज स्कीम प्रोग्राम लॉन्च किया इस साल अप्रैल में। वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, पूरा रोड बनाएंगे, सब चीजें करेंगे वहां पर। तो का वो जो चाइना से हम जिससे बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो वाले स्टेट और उनकी बॉर्डर पे रहने वाले गाँव के लिए स्कीम है। तो स्टार्ट खास हुआ तो ये अरुणाचल प्रदेश से हुआ, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ ये पीडीएफ में आपको दिख रहा नहीं, पर वो आपकी जो ओरिजिनल पीडीएफ है ना, वहां पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो स्टार्ट किया उसने अरुणाचल प्रदेश से। अब वो उसमें ये सारे गाँव, ये तो सारे स्टेट इंक्लूडेड है, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया पूछा उसने ना, तो यहाँ से किया अरुणाचल प्रदेश से। और ये सारे स्टेट इंक्लूडेड है, आपको रिपीट में सवाल आ सकता है इससे, याद रखो क्योंकि इस साल की बात है। विच इज द परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का जो परमानेंट हाउस है वो है राज्यसभा। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये कभी डिजोल्व नहीं होता। क्या नहीं होता? डिजोल्व नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा रहता चालू। हाँ, लोकसभा डिजोल्व हो जाता, डिजोल्व होता है, एक तो 5 साल की बात तो होना ही है उसमें, या फिर उससे पहले भी हो जाता है। बट राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होता, वो हमेशा रहता। हाँ, इसके जो इसके जो मेंबर है वो रिटायर होते रहते, मेंबर है ना, 2 साल में वन थर्ड ईयर में, मतलब हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं उसके, और फिर से चुने जाते रहते हैं। तो वो हमेशा की कहानी है उसकी। तो ये क्या है, परमानेंट हाउस है राज्यसभा, तो कभी डिजोल्व नहीं होता जैसे लोकसभा हो जाता है वैसे। जब द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड नेशनल यूथ डे? नेशनल यूथ डे हमको सबको मालूम है कब सेलिब्रेट किया जाता, 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद इनकी जो जयंती है उस दिन हम लोग नेशनल यूथ डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछता है इससे। अगला क्वेश्चन है, ताड़ोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर पैंथर, है ना। ताड़ोबा नेशनल पार्क हमने पढ़े हमारी किताब में और हमारे नोट्स में मेंशन भी है। तो ये टाइगर के लिए रिजर्व हमने देखे, ठीक है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं है, तो कौन सा? तो महाराष्ट्र में, चंद्रपुर जिले में, ठीक है। आपको महाराष्ट्र के 6 नेशनल पार्क पूरे पता होने चाहिए, नेशनल पार्क पूरे पता होना चाहिए, और ऑलरेडी है भी आपको पता, हमारे नोट्स में मेंशन है। उसके अलावा भारत भर के जो फेमस नेशनल पार्क है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वन हॉर्न रेंडे के लिए फेमस है। तो ऐसे आपको सारे मेजर नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए, और काय के लिए फेमस है वो भी पता होना चाहिए। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी का हाल ही का गवर्नर कौन है? तो ये शांतिकांत दास साहब है, ठीक है। ये
गवर्नर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, विच वन स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ द एरिया इन द वर्ल्ड, जो जितने कॉन्टिनेंट है हमारे जिनको हम लोग बर्रे आजम बोलते हैं, उसमें सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद में आपको अंटार्कटिका जो है ना, तो ये यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, हालांकि बड़ा है यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बर्फ है हर तरफ, क्या है, आइस कैप है, आइस कैप, तो इसलिए आपको ये आंसर नहीं, उसका आंसर क्या है, ये है, याद रखो थोड़ा, आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा हमारा एशिया है। हाउ मेनी टोटल डेज आर देयर इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने दिन रहते हैं, तो 366 दिन रहते। आमतौर पर जो साल रहता है वो 365 दिन, 365 डेज और 6 आवर, 6 आवर्स, 6 घंटे का रहता। तो ये 6 घंटे 4 साल में 12 घंटे बन जाते, इसलिए हम क्या करते हैं, एक दिन बढ़ा देते। तो हम लोग उस दिन 29 फरवरी दिन बना देना, 29 फेब, इसको लीप ईयर रहता, लीप ईयर के टाइम। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज पोलियो अफेक्ट, पोलियो आपका नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है ना। पोलियो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, पोलियो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखो, जो नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करता। इंसोम्निया इज अ डिसीज डैश डिफिशियंसी फाउंड इन ह्यूमन, मतलब किसकी डिफिशियंसी से आपको इंसोम्निया किसकी डिफिशियंसी से होता है आपको, तो विटामिन डी की वजह से होता है। इंसोम्निया ना मतलब इंसान को ना नींद नहीं आती, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग प्रॉब्लम आता, स्लीपिंग, सो नहीं पाता, एंजाइटी रहती, प्रेशर रहता उसकी वजह से। हेलो, हाँ बोलिए ना। सर विटामिन ए और ए विटामिन में क्या फर्क है? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं, वो गलती से आया। अच्छा, कुछ फर्क नहीं, मिस्टेक। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा बता देता, सवाल पूछते रहता ना, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स है ना, बी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें बहुत सारे विटामिन है, तो उनसे बहुत सारे बीमारियां होती है ना, तो याद रखो बी कॉम्प्लेक्स से स्किन लेवल की बीमारियां ज्यादा होती है ना। तो अब वो मैं पूरा डिटेल आपको क्लास में एक्सप्लेन क्यों नहीं, तो मैं जा रहा नहीं उसमें। ये विटामिन ए से ना आइस से रिलेटेड बीमारियां होती है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, नजदीक का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, वो सब चीजें। बात विटामिन डे आपको सनलाइट से भी मिलता है, ये भी याद रखो, इनके नाम भी याद रखो, किसको क्या बोलते हैं। तो विटामिन बी बहुत सारे हैं, तो मैं नाम नहीं लिख रहा उनके। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन एन को रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं, ये याद रखो, ठीक है। बेसिक बेसिक चीजें याद रखो। हु रोट द नेशनल एंथम, है ना, एक रहता नेशनल सॉन्ग और एक रहता नेशनल एंथम। एक रहता नेशनल नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग वो है जनगण मन, जनगण मन, जनगण गण गण मन, जनगण नेशनल मन जो हम एंथम इज बोलते जन हैं गण। उसको। हाँ सॉरी, गलत हो गया। नेशनल एंथम जो है जनगण मन है एंथम, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है ना। हाँ, मेरे दिमाग में था, बोल रहा था गलत में। तो नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। तो ये नेशनल जो सॉन्ग है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर ने लिखा 1911 में पहली बार गाया था, हमने दिल्ली में कांग्रेस का सेशन हुआ था तब। और वंदे मातरम ये वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर चटर्जी है ना, उन्होंने अपनी, उनकी नॉवेल है, कादम्बरी है, जिसको बोलते हैं आनंद मठ, आनंद मठ। तो आनंद मठ कादम्बरी का एक छोटा सा हिस्सा है, ये इन्होंने लिखी थी, ये 1897 में। ये दोनों ही बंगाल में है। और याद रखो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे शख्स है जिन्होंने लिखा हुआ जो भी वो दो देशों का नेशनल एंथम है। बांग्लादेश में बांग्ला तराना बोल के एक गाना है, शायद कुछ और नाम भी हो सकता, तो वो इन्होंने लिखा है, ठीक है, याद रखो।
और इसके बाद में ओके, हीराकुड डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? हीराकुड है ना डैम, हीराकुड डैम ना ये महानदी पर है, महानदी, महानदी पे ना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बाउंड्री पर है तो छत्तीसगढ़ में ही है पर बाउंड्री पर है, तो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से महानदी से फिर महानदी आगे जाती ना तो हीराकुड डैम, वो चिल्का भी वहां पे, चिल्का, 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 चिल्का लेक, चिल्का लेक भी है जो खारे पानी का है ना, साल्टी वाटर, खारे पानी का है, खारे पानी का। ये उड़ीसा में पूरी तरह से, ये छत्तीसगढ़ में है हीराकुड, एक ही नदी पे दोनों भी, महानदी पर, महानदी बहती जाती है उस पर ये दोनों भी। ठीक है, इसके बाद में गोदावरी पे, महानदी, यमुना पे कौन कौन से डैम है हम क्लास में देखी थे हमने। When was the Constitution of India enacted? यहाँ पे क्या रख लिया, enacted है ना, दो तीन टर्म हम बहुत बार पढ़ते हैं, एक है enacted, enacted, enacted मतलब लागू, enact and adopt, and adopt, adopted है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें enacted and adopted लिखा था। enact करना मतलब पास करना, अभी हमने पास किया, उसको enact किया, लीगल भाषा में enact मतलब पास करना, पास होना। तो इनेक्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में ना, ये तारीख को इनेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, मुकम्मल हो गया था और पास किए थे, उसको लागू नहीं किए थे, इनेक्ट हुआ था। तो इस दिन को संविधान दिन भी बोलते हैं ना, ये दिन को क्या बोलते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और फिर हमने इसको लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, क्या किया था हमने, लागू किया था, इसको बोलते कमेंसमेंट, कमेंसमेंट में बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में और मराठी में लागू करना बोलते हैं। तो लागू किया था, इसको हम लोग बोलते प्रजासत्ताक दिन है ना, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। ये संविधान दिन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे, डोंट फॉरगेट। ओके, 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे, ये एक ही डेट आ गई ना, 15 अगस्त को आजाद हुए थे हम लोग, सबको पता ही है। व्हाट इज द नेम ऑफ टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया? इंडिया में वन वर्ल्ड, मुंबई में टावर है वन वर्ल्ड बोल के, ये सबसे टॉल बिल्डिंग है, अबूजा टावर। ये एंटेलिया सबको मालूम है, अंबानी का घर है, अंबानी का घर है, बहुत फेमस है, बहुत न्यूज में रहता। टाइड कमिंग ऑन द अमावस्या एंड पूर्णिमा कोल्ड है ना, तो इसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, थोड़ा बता देता है। देखो टाइड कंसेप्ट जो है ना, तो देखो ये अपना मून हो गया है ना, ये मून हो गया, तो ये हमारी अर्थ होगी, अर्थ। तो और सूरज भी बहुत दूर से थोड़ा सा रोल प्ले करता है, बहुत दूर है तो इतना रोल प्ले नहीं करता, लिख देता है यहाँ पे दूर सूरज, ये सन है ना, ये हमारी अर्थ, और ये मून भाई साहब। तो जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड आते हैं, टाइड क्या होता, देखो हर दुनिया में हर वो बॉडी, हर वो चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती, समझो आप लोग कहीं भी बैठे होंगे तो हम, आप और मैं दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे, तो दुनिया में हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, डिपेंड करता वो अट्रैक्शन फोर्स, डिपेंड करता कि उनके बीच में का फासला कितना है और वो उनका वजन कितना है, वॉल्यूम कितना है, मास कितना है उस पर। तो ये दोनों आसपास है ना, तो एक दूसरे की तरफ खींचने की शिद्दत ज्यादा है इनकी, ये बहुत दूर है क्योंकि थोड़ा एक तरफ ज्यादा प्रेशर से खींच लेते हैं क्योंकि नजदीक है। तो ये चांद है ना अपनी और पृथ्वी को खींचने की कोशिश करता है, अर्थ को, मैं इसको ब्लैक कलर से लिखता, ठीक है, ये क्या करता है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, हालांकि हमारी अर्थ भी खींचने की कोशिश करती है, बट जब ये खींचने की कोशिश करता है ना तो क्या होता है, ये पानी जो है ना, पानी चला जाता है, अर्थ तो जानी नहीं वाली है, वजनदार है, तो पानी उसकी तरफ चला जाता है ना, तो उधर हाई टाइड आती है। तो जहां जहां चांद चांद है ना 24 घंटे में ना दो पूरा राउंड मार लेता है, और 24 घंटे में खुद की जगह पे भी घूम जाता हो, मतलब उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन एक ही टाइम है। शायद 24 घंटे में गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर लेना मुझे, 29 घंटे है शायद, ये 24 ही है या फिर 23 ही घंटे, ऐसा कुछ एग्जैक्टली, पर इतना मान लो कि ये आसपास में पूरा राउंड लगा लेता। तो क्या होता फिर, ये 23 घंटे, सॉरी 23 घंटे, 23 घंटे है, इसलिए 4.5 घंटे में तो भी
भूल रहा मैं, खैर समझ लो आप। तो ये क्या करेगा, 24 घंटों में घूमेंगे ना, तो 24 घंटे में फिर ये जहाँ जाएगा ना वहाँ हाई टाइड आएगी। अब यहाँ आया, ये मून यहाँ आ गया तो यहाँ पे हाई टाइड आएगी, है ना। यहाँ फिर यहाँ आया तो फिर यहाँ पे हाई टाइड, ठीक है। हाँ, तो ऐसा हर 6 सॉरी हर 6 बोला, हर यहाँ पर हर 11.5 घंटे में ना, 11 घंटे 30 मिनट में एक बार टाइड फिर से राउंड मार कर आता, आधे घंटे का फर्क रहता। वो आधे घंटे का फर्क वो 23 घंटे के लिए ना, 23 घंटे, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, मतलब 23 घंटे लगते हैं इसको राउंड मारने के लिए, तो इसलिए हर 11.5 घंटे में फिर से हाई टाइड आ जाती। अब ये हाई टाइड और लो टाइड, यहाँ पर जब चांद यहाँ पर है तो ये हाई टाइड आई, तो बाकी ये वाली जगह में लो टाइड आना ही है, क्योंकि पानी सब इधर की समेट करके यहाँ चला जाता तो यहाँ कम हो जाता, तो यहाँ हाई टाइड है तो ये वाली दो साइड पे लो टाइड है। इधर की साइड भी हाई टाइड आती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आती, जाने दो, इतना डीप में जाएंगे तो पूरा लेक्चर ही हो जाएगा। तो अब दो पोजीशन पे ऐसा आती है कि ये तीनों एक जगह आ जाते हैं एक लाइन में, एक अमावस्या पे आते हैं और एक पूर्णिमा पे आते हैं। तो ऐसे टाइम में जब ये एक लाइन पे आते हैं तो ये दो ही बात आती है जो क्वेश्चन में पूछा, अमावस्या और पूर्णिमा पे आते हैं एक लाइन में। तो जब ये एक लाइन में आएंगे तो जो हाई टाइड है ना वो जितनी आती है उससे नॉर्मल से ज्यादा आती है, तो जब ज्यादा आती है तो बोलते हैं उसको स्प्रिंग टाइड, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। तो इसलिए ये सवाल पूछा उसने, टाइड कमिंग ऑन द अमावस्या पूर्णिमा कोल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्प्रिंग टाइड बोलेंगे। 4 नंबर का आपका राइट आंसर इसमें। उम्मीद है इतनी फटाफट में आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में व्हेन अमंग द फॉलोइंग रीड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू टेक प्लेस, ये आपको जरूरी नहीं है याद रखना, क्योंकि पूछेगा नहीं, इंटरनेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आईबीपीएस के ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आईबीपीएस ने पीछे पूछा है, हमने सिर्फ उसको ट्रांसलेशन करके अरेंजमेंट करके आपके साथ सामने ला के दिया। तो ये सब आईबीपीएस ने पूछे हुए क्वेश्चन से पूरे, हमने मराठी मीडियम के क्वेश्चन पेपर मिले थे हमें, तो उसको हमने ट्रांसलेशन किया और हमारे हिसाब से एडजस्टमेंट करके आपके सामने दिए, तो ये आ गया उसमें का ना। ये समझो, ये आपको पूछेगा नहीं, इतना टेंशन मत लो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत, बट फिर भी पता होना चाहिए उस हिसाब से आपके सामने। और एंड लर्न स्कीम अमंग द फॉलोइंग हु स्टार्टेड इट, किसने स्टार्ट किया था अर्न एंड लर्न स्कीम, तो ये कर्मराव भाऊराव पटेल ने स्टार्ट किया था, है ना। शाहू महाराज ने बहुत सारे मतलब जो दलित है और ओबीसी उनके लिए बहुत कुछ किया, हॉस्टल ये वो मराठा के लिए बहुत सारा किया, बहुत कुछ किया। शाहू महाराज की बहुत कहानियां है, बहुत काम किया उन्होंने। पंजाब राव देशमुख भी है, ये हमारे भारत के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, पहली जो गवर्नमेंट बनी थी ना तो उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कृषक भारत समाज, कृषक भारत समाज बोल के एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, याद रखो समाज, कृषक भारत समाज 1955 में। उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले, आपको मालूम ही है, हमने बहुत डिटेल में पढ़े इनके बारे में। तो इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था, सत्य शोधक समाज, शोधक समाज इन्हें कब बनाया था, 1873 में। ओके, हु रोट थॉट ऑन पाकिस्तान, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा है पाकिस्तान के ऊपर थॉट अपने, याद रखो। When did महात्मा फुले फाउंडेड सत्य शोधक समाज, तो मैंने ऊपर ही आपको आंसर बता ही दिया था, ये वाला आपको मालूम ही हो गया अभी कब किया था। इसमें डेट दी है, आपको डेट कैंसिल किया था मैंने एडिट करके यहाँ पे आपको डेट दी। हिस्ट्री में इतनी डेट पर्टिकुलर डेट पूछता नहीं, और आप किस किस की डेट याद करेंगे दिक्कत है, और पूछता भी नहीं। ये मैंने आपको ऑप्शन में ये नहीं होगा, आपको ऑप्शन में अलग अलग दिख रहे होंगे, सिर्फ साल दिया है उसमें कट करके, मैंने इसको सही से एडिट करके दिया, तो आप ऊपर देख लेना। आर्टिकल 21 कवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ना, हमने पढ़े थे, जो आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें से एक आर्टिकल था 21, है ना, वो इंसान की जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्शन देने का काम आर्टिकल 21 देता है। उसमें बहुत सारे राइट आते हैं, बहुत सारे। लाइफ, आपकी जान, और आपकी पर्सनल लिबर्टी, ये पर्सनल लिबर्टी और ये जान, ये दोनों शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, बहुत बड़ा है। तो उसमें क्या क्या आता, तो उसमें राइट टू हेल्थ आता है ना, क्योंकि जान से रिलेटेड है ना हेल्थ, राइट टू लाइफ, आपको कोई मार नहीं सकता, तो आपकी हेल्थ भी आ सकता है ना, कोई पोल्यूशन कर रहा है ना, आजू बाजू कोई क्या कर रहा है, बहुत धुआं लगा के रखा, सारा धुआं आपके घर में जा रहा है, अब बीमार होंगे, मर भी सकते ना, अस्थमा होगा फिर मर जाएंगे। तो राइट टू, ये हेल्थ में आ जाता है। राइट टू फ्री एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21A में आता, जिसको हमने डिस्कस करे थे। राइट टू वर्क,
राइट टू वर्क भी 21 में आ जाता इंक्लूडेड। राइट टू वर्क है ना, ये बाद में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने उसको राइट टू वर्क भी इसमें डाल दिया। राइट टू वर्क बोल के नहीं, उसमें राइट टू लिवलीहुड बोल के, राइट टू लिवलीहुड बोल के, लिवलीहुड, लिवलीहुड बोल के। अपन अब राइट टू वर्क और राइट टू लिवलीहुड एक जैसे है, ठीक है, बट दोनों का मतलब एक ही है। और राइट टू बोनस, ऐसा कोई फ्रीडम नहीं है कि आपको बोनस मिलना चाहिए। राइट टू बोनस ये कुछ लॉ बनाए होंगे पार्लियामेंट में, लेबर लॉ उसमें हो गए, तो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। हु इज द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन? तो 15 फाइनेंस कमीशन का एनएम सिंह बोल के है, एनएम सिंह, ये यहाँ पर एनएम सिंह, ठीक है, एनएम सिंह। तो ये वाला उसका आंसर है, हॉर्न हो गया और ट्रांसलेशन में सिंह का हॉर्न। हु अपॉइंटेड द गवर्नर? गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? उसको चीफ मिनिस्टर करता नहीं, प्रेसिडेंट भाई साहब करते बराबर, प्राइम मिनिस्टर ये सब नहीं करते। According to 2011 census, sex ratio of the population of the state is more than 100. सेक्स रेशियो है ना, मतलब 1000 मेल पर कितने मेल है? तो 1000 से ज्यादा कहाँ है? तो वो है केरला में 1084 है, और पौंडीचेरी में भी है 1038 है ना। तो ये केरला जिसमें सेक्स रेशियो ज्यादा है, और पौंडीचेरी है ना। तो ये दो स्टेट इंडिया के ऐसे जो 1000 से ज्यादा सेक्स रेशियोस में, मतलब 100% लड़कों से लड़कियां ज्यादा है, तो अच्छी बात है। अगला सवाल पूछते हैं हम लोग, तो आंसर समझ में आ गया ना आपकी, केरला है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज? इसमें से कौन सा रिन्यूएबल नहीं कर सकते आप एनर्जी का सोर्स? तो सोलर एनर्जी रिन्यू कर सकते हैं, विंड एनर्जी कर सकते हैं, वाटर एनर्जी, ये वाटर एनर्जी नहीं, हाइडल एनर्जी बोलते हैं इसको, हाइडल एनर्जी वो, ठीक है, हाइडल एनर्जी। पेट्रोलियम को आप क्या करते हैं? रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार पेट्रोल हमारी जमीन में के खत्म हो गए, क्रूड ऑयल, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर से फॉर्मेशन होने के लिए इसको हजारों साल लगते हैं। आफ्टर द रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915, गांधी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह फ्रॉम, पहला चंपारण में स्टार्ट किए थे गांधी जी ने सत्याग्रह, जब साउथ अफ्रीका से आए थे। तो चंपारण में 1917 में स्टार्ट किए थे उन्होंने, ठीक है, ठीक है, सत्याग्रह। ये बरडोली, ये किसान सत्याग्रह, किसानों के खिलाफ आंदोलन करे थे 1980 में करे थे ना, बाद में एक साल बाद करे थे, ठीक है। और चोरा चोरी ना, ये 22 का एक इंसिडेंट है, 1922 का है ना, पुलिस स्टेशन जला देते लोगों ने बिहार में, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते। ये सब बातें हमने डिस्कस की, आपको पता भी है सर। हाँ सर सर खेड़ा मूवमेंट को ये तो बर्डोली कहते हैं क्या? खेड़ा, हाँ, बरडोली मूवमेंट, बरडोली डिस्ट्रिक्ट है, दोनों एक ही है। बरडोली, खेड़ा मूवमेंट है ना, खेड़ा जिला है, और बरडोली वहाँ छोटा सा इलाका है, बरडोली। हेलो फर्स्ट कंप्लीट, हाँ सर, हाँ बारडोली बोलिए ना। सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में करे थे, गांधी जी ने नहीं करे। अच्छा, हाँ, हाँ ए कंफर्म है ना? अहमदाबाद का, और चंपारण ने खेड़ा करे थे गांधी जी ने। हाँ, मैं थोड़ा लग रही था, डर लग रही था, मैं कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। हाँ सर, हाँ, थोड़ा इसलिए सा बता देता मैं, ये बड़ा कब 20 में करे थे ना, 19 कब करे थे ये बरडोली का? 1928 में सरदार बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल 28 है ना, बारडोली था। गुजरात में हो। कंफर्म है ना? हाँ हाँ सर, कंफर्म कंफर्म है गुजरात ना? में। हाँ, हाँ मई तब सरदार ठीक है, पदवी दिए थे याद गांधी जी रखो। ने। हाँ पटेल, ओके। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसमें, खेला में और सत्याग्रह में। ओके, अच्छा हो गया, कहीं रहा ना तो रिप्लेस करो मुझे, हाँ? बताओ कई जगह अगर चुप रहा हूँ मैं तो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टली एसोसिएट विथ, है ना। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये किससे डायरेक्टली एसोसिएट है? इसका दूसरा नाम है जिला मध्यवर्ती बैंक, इसको क्या बोलते हैं, है ना, हम लोग इसको जिला मध्यवर्ती बैंक बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट। ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को जिला मध्यवर्ती बैंक बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जिला मध्यवर्ती बैंक, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट
लेवल पे काम करती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। जरूरी नहीं कि इसकी ब्रांच तालुका लेवल पे नहीं होती, पर इसका हेड ऑफिस एक जिले में रहता है, उसको जिला मध्यवर्ती बैंक बोलती है या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलती है। तो एक रहता ओके, तो एक रहता स्टेट, ये वाला आंसर कोऑपरेटिव बैंक का जो सिस्टम है इसका पूरा अलग से कानून है। तो ये स्टेट लेवल पे रहती, डायरेक्ट गवर्नमेंट के, मतलब इसको नाबार्ड कंट्रोल करता है ऊपर से, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, बट नाबार्ड की डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में रहेंगी। उसके बाद में रहती है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक रहती, और फिर बाद में प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव-गांव लेवल पर। तो ऐसा पूरा कोऑपरेटिव लेंडिंग का पूरा सिस्टम है भारत में, और महाराष्ट्र में तो स्पेशली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट किससे कंट्रोल, ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्ट किससे कंट्रोल में रहती है, किससे एसोसिएट रहती है, डायरेक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट कंप्लीट इंडियन नेशनल बैंक है ना, मतलब इंडियंस लोगों की पहले, सबसे पहले कौन सी बैंक खुद की, मतलब उन्होंने स्टैब्लिश किए थे ना। फर्स्ट कंप्लीट इंडियन बैंक वाज स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये 1894 में थी। पंजाब नेशनल बैंक है जो हमारी पहली खुद की नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ना। तो ये खुद की इंडियंस की पहली मतलब बैंक थी, याद रखो ना। अगला क्वेश्चन, एक पहले वाली, इससे पहले वाली थी, मैंने आपको समझाया था नाम, अगर बताइए, सोच कर थोड़ा याद कीजिए क्या है वो नाम, जो पहली इंडियन ने स्टैब्लिश किए थे, पार्शियली इंडियन ने, पूरी तरह नहीं किए थे, इंडियंस ने पूरी तरह नहीं किए थे। हमारा जब बैंकिंग सिस्टम का पहले लेक्चर में यही से स्टार्ट किया था, सोच कर बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल बी हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट कितना, सी आर है ना, आरबीआई रिड्यूस सी आर आर है ना, सी आर आर। मैंने आपको समझा था कि आरबीआई क्या करता है, कोई भी बैंक, जो भी शेड्यूल बैंक, जितने भी शेड्यूल बैंक है, या सारे बैंक जिनको परमिशन देता, शेड्यूल बैंक के साथ जो नॉन शेड्यूल बैंक है वो भी जिनको देता, तो उनका एक पर्टिकुलर रेशियो अमाउंट है ना, मान लो उनके 1000 करोड़ रुपए उनकी पूरा कैपिटल है उनका, तो इसमें से कुछ अपने पास रखता है, कुछ हिस्सा बहुत कम रहता है वो अपने पास रखता है। आरबीआई क्या करता है, अपने पास रखता है, आरबीआई अपने पास लेके रखता है, उसको बोलते कैश रिजर्व रेशियो। ये फंड बैंक का ही रहता, पर आरबीआई के पास करता है। आरबीआई को ये बैंक है ना, उसको लैंड नहीं दे सकते, क्रेडिट दे नहीं सकते। तो अब ये रेट है ना, जो अब 3% है ना, 3%, 4% कम ज्यादा वो करते रहती है आरबीआई अपने हिसाब से, क्योंकि उसको क्रेडिट कंट्रोल करना रहता मार्केट। तो ये रेशियो बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसकी साइज बढ़ेंगी, मतलब ये बैंकों को बहुत सारा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा इसके पास, आरबीआई के पास। अगर इसको आरबीआई ने कम किया, छोटा किया, तो फिर आरबीआई के पास ना ज्यादा पैसा बचेगा नहीं, इनका चलेगा। अब इनके पास आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग लोन देंगे लोगों को। तो मतलब जब भी आरबीआई अगर सीआरआर बढ़ा रहा, मतलब आरबीआई इनसे पैसे ले रहा, और सीआरबीआई कम कर रहा, तो मतलब इनको पैसे दे रहा है इनके पास। और इनके पास पैसे आए तो ये हो जाते आजाद, ये देते लेंडिंग, क्रेडिट देते, लोन देना शुरू कर देते। ये क्या करेंगे, लोन देना शुरू कर देंगे, तो मार्केट में ओवरऑल पैसे बढ़ जाएंगे ना, मार्केट में जो क्रेडिट है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का टूल है सीआरआर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, इफ रिड्यूस सीआरआर है ना, रिड्यूस कर दिया, तो मार्केट में जो क्रेडिट है ना, जो पैसा है, लिक्विडिटी, जो पैसा है वो क्या होगा, बढ़ेगा क्या कम होगा? है ना, क्रेडिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। आसान है ना, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट इज अ सोर्स ऑफ गोदावरी रिवर? तो गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, त्र्यंबकेश्वर से निकलती, ठीक है। तो सातपुड़ा रेंज अलग है, सह्याद्री, खैर ये आंसर है इसका।
Which of the following district of Maharashtra is the largest term of geographical area? Geographical area में सबसे बड़ा हमारा जो महाराष्ट्र का है वो अहमदनगर है। अहमदनगर कुछ 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसके पास। 2 नंबर पे आता पुणे और 3 नंबर पे आता नासिक, है ना, नासिक। ये इनमें बहुत कम फर्क है, ये 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। अब पूरे एग्जैक्ट टर्म मुझे भी याद नहीं है और आप भी याद मत करो, जरूरी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा फर्क है इसमें। हो सकता है मैं भूल जाऊंगा और पुणे को नासिक और नासिक को पुणे भी कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 साल पहले पढ़ते थे हम लोग ये सब चीज। बट इतना तो पक्का है कि ये है और ये दोनों 3rd और 4th नंबर पे है, पर पुणे ही ज्यादा है मेरे को जहां तक याद आ रहा है। मराठी के क्वेश्चन है कुछ, मराठी के। पेरू साबुदाना पाव हे कोणत्या भाषेतून आलेले शब्द है? तो ये पोर्तुगीज में से आए हुए भाषेतले शब्द, याद रखो। पेरू साबुदाना पाव हे शब्द कोणत्या भाषेतून आले? पोर्तुगीज में से आए थे। आपको ये सब याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता अलग अलग, तो पूछेगा भी। शब्द सिद्धि जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको, तब समझा था शब्द सिद्धि, तत्सम, तद्भव, फिर फॉरेनर वर्ड, ये सब हमने डिटेल में पढ़े अच्छे से। काठिया या फिर जैसा एक वचन ना, काठिया, ये अनक वचन तो काठी इसका काठी कहेगा, काठी, ठीक है। ओके, कुछ गलत अगर कुछ हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ ना, तो मुझे अगर किसी को पता है तो करेक्ट। जहां तक 99% गलत नहीं होगा, 1% हो सकता कुछ गलती हो रही होगी, तो करेक्ट करो मुझे ना बच्चों। पक्षी फांद्यावर बसला अधोरेखित शब्दाचा प्रकार है ना, तो मैंने कहा था कि आपको ये शब्द के साथ जुड़ा हुआ रहने वाला शब्द रहता, वो शब्द योगी अव्यय रहता, शब्द योगी। अगर ये जुड़ा नहीं रहता तो क्या हो जाता, ये होता था क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, शब्द योगी अव्यय। शब्द योगी जो 4 नंबर का ऑप्शन होगा, शब्द योगी अव्यय ना, आंसर उसका 4 नंबर का है, ठीक है। शाबाश, असे यश मिळो, तो ये उभ्या, ये केवल प्रयोगी है ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क से समझ जाओ कि ये केवल प्रयोगी अव्यय प्रकार है। मोर आणि रेडा या शब्दाचा योग्यरित्या स्त्रीलिंग रूप सांगा, है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप सांगना है हमको। मोर और रेडा, मोर, मोर का होता लंडोर, लंडोर, और रेडा का होता भैंस, भैंस या म्हशी, प्लूरल आ तो म्हशी, भैंस। तो लंडोर और भैंस है ना, तो यहाँ पर गाय, इसलिए गाय ये बराबर है। यहाँ पे चिमनी आ गई गलत, यहाँ पे मैना आ गई गलत, तो आपका आंसर ये। विष्णु मावन शिरवाड़कर, इसको कुसुमराज बोलते ना, कुसुमराज, कुसुमराज। विष्णु वामन शिरवाड़कर इसको कुसुमाग्रज बोलते हैं। और ये सब किसको ना किसको बोलते हैं, अभी मैं आपको नोट्स में दिया है, मैंने रट लो। अभी मेरे को एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं कि इनकी याद, तो आप रट लो थोड़े से। एक सवाल पूछेंगे आपको इस पे, जहां तक मैं बोल रहा है 4 पे से एक सवाल आएंगे आपको, 4 पे से एक आएंगे, रट लो। अब यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा मराठी में, माझ्या दादाने मला एक पुस्तक पाठवले, त्यात रंगीन चित्रे होती, इसका केवल वाक्य बनाना है आपको, केवल वाक्य, जो कि प्रैक्टिस मैंने आपको अच्छी खासी कराई थी। केवल वाक्य बनाना है। माझ्या दादाने मला एक पुस्तक पाठवले, त्यात रंगीन चित्रे होती। माझ्या एक दादाने एक पुस्तक है, ये इसलिए गलत हो गया, एक दादा नहीं हुआ, एक पुस्तक है। अब जब भी आप वाक्य रूपांतर करते ना, तो याद रखो वाक्य का अर्थ बदलना नहीं चाहिए ना, याद रखो। माझ्या दादाने मला रंगीत चित्र एक पुस्तक पाठवले, तो ये वाक्य रचना देखो आप सही है क्या, आपको समझ में आएगा खुद पढ़ते टाइम। या फिर कभी कभी क्या करना है, ऐसे टाइम में आप उर्दू मीडियम के, तो आप क्या करना, सब पढ़ना, आपको जो और लगे उसको एक्सक्लूड करना, राइट वाला हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा। एक रंगीत चित्र है ना, एक पुस्तक है, एक रंगीत, यहाँ पे क्या बोला, एक रंगीत चित्र मला दादाने माझ्या पुस्तक पाठवले, इसकी वाक्य रचना बेसुरी दिख रही है, आपको समझ में आ जाएगा। माझ्या रंगीत चित्राचे एक पुस्तक दादाने मला पाठवले, माझ्या रंगीत चित्राचे ना, उसका कोई रंगीत चित्र नहीं था। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, माझ्या दादाने मला पुस्तक पाठवले, त्यात रंगीत चित्र होती, उसका रंगीत चित्र नहीं था, किताब में थी, उसका कुछ भी नहीं था, इसलिए ये भी गलत है। तो ये और ये तो आपके वैसे एक्सक्लूड हो रहे, हो सकता है यहाँ कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा समझने की कोशिश करो। माझ्या दादाने मला रंगीत चित्राचे एक पुस्तक पाठवले ना, एक पुस्तक पाठवले बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक रंगीत चित्र बोल रहा हूँ, तो वाक्य रचना इसमें समझ में आ जाती कि गलत है और आंसर आ जाता आपका ये। तो आपको दिक्कत मराठी में वाक्य में ये हुई, आप गलत ज्यादा अच्छे से पहचान सकते, सही आपको उतना समझ में नहीं आएगा, तो गलत एक्सक्लूड कर देना, आसानी हो जाएंगे आंसर निकालने में ना। पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते काळ ओळखा, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते काळ ओळखा, तो ये
ये त्रिकाल सत्य इसको ना यूनिवर्सल ट्रथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रथ, यूनिवर्सल ट्रथ। जितने भी यूनिवर्सल ट्रथ है वो सिर्फ और सिर्फ सादे काल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं, सादे वर्तमान काल में। तो सूर्य पृथ्वी भौतिक फिर तो ये यूनिवर्सल ट्रथ है, और ये हमेशा यूजुअल होने वाली इवेंट है ना, यूजुअल जो भी चीजें यूजुअली होती है या फ्रिक्वेंटली होती है वो सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहती है, जो इंग्लिश में पढ़े हमने, मराठी में भी पढ़े। तो ये क्या है, सादा वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल, यहाँ सिर्फ वर्तमान काल लिया तो ये वाला आपका आंसर है। साकर भात शब्द का लिंक कौन था? तो मैंने आपको समझाया था कि जब दो शब्द एक दूसरे से जुड़ते ना तो दूसरे वाले के हिसाब से इसका लिंक पहचानना होता है, दूसरे वाले के हिसाब। तो साकर भात, तो यहाँ पर साकर, ती साकर बोलते हैं हम लोग, है ना, ती साकर। तो ये क्या हो गया, साकर, ती साकर मतलब क्या हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंगी हो गया, ठीक है। और भात, तो भात बोलते हैं उसको, तो भात, तो भात। तो ये क्या होगा, तो भात, ये पुल्लिंग हो गया। तो इसलिए हमको सेकंड वाले के हिसाब से लिंग समझना है, तो क्या होगा, पुल्लिंग। क्या आंसर रहेगा इसका, पुल्लिंग, 2 नंबर पे। खालील शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वाला अल्फाज बना, जहाल। तो जहाल का क्या रहेगा, मवाड़, है ना, जहाल का क्या रहेगा, मवाड़। और कड़क मतलब, कड़क आपको मालूम है, कड़क, कड़क ही मराठी में भी। ज्वलंत मतलब जो जलते रहता है ना, इनफ्लेमेबल या फिर इनफ्लेमिंग या फिर ल्यूमिनस बोलते हैं जिसको, या फिर चमकने वाला, ज्वलंत, जल रहा, ज्वलंत है, ठीक है। मवाड़ मतलब, जहाल मतलब एकदम जाहिल, और मवाड़ मतलब नरम, थोड़ा सादा, साम्य। ये एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इसको, है ना, इसको एक्सट्रीमिस्ट जो हमने हिस्ट्री में पढ़े वो, और इसको मॉडरेट, मॉडरेट। तापट मतलब जो तापट है ना, गर्म खून के तापट हो जाते, जरा सा गर्म नहीं होती, फुल रेस हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, उनको बोलते तापट। चूज, इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे, चूज सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड। जोवियल, जोवियल, तो ये जॉय से शब्द, जोवियल मतलब जॉय से तैयार हुआ, जोवियल मतलब इसका मतलब खुशी, प्लेजर, प्लेजर, है ना, ऐसा इसका मतलब है। तो इनक्रेडुलस आ सकता कि नहीं, मैरी, है ना, मैरी क्रिसमस सुनेंगे आपने, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस है ना, तो खुशी इजहार करने के लिए मैरी यूज होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही दोनों का आंसर समझ में आया था हमको। तो आंसर क्या है इसका, सिनोनिम मैरी, रिवोल्टिंग, डिजी, ये सब। स्पॉट एरर, सोक्रेटिस एक हिस्टोरियन था या फिर मैथमेटिशियन था, सोक्रेटिस, whom was called the questioning after the sustained accusation on social media of corrupting youth, is reportedly frustrating investigators with oblique answers. जब भी समझ में आता कि रॉन्ग क्या है, तो है ना, बाय whom, ये ना, ये क्लॉज जब हम पढ़ेंगे ना, क्लॉज में जब हम पढ़ते क्लास में, मैं आपको बताने वाला हूँ, क्लॉज कंजक्शन में जब पढ़ते ना, तब हमको समझ में आता कि ये इसमें कैसा पढ़ाया था। तो क्या होता, ये एक ही सेंटेंस को अलग अलग क्लॉज में इतना बड़ा बनाया उसने ना, यहाँ से ये इज फ्रस्ट्रेट, ये शब्द ना इतना, ये बस, इज फ्रस्ट्रेटिंग इन्वेस्टिगेटर विद ऑब्लिक, और यहाँ पर सोक्रेटिस है, सोक्रेटिस, और ये वाला बस इतना अल्फाज है, ये बीच में, यहाँ से ये पूरा बीच में ये क्लॉज डाल दिया उसने बीच में। और ये क्लॉज किसके बारे में, पूरा सोक्रेटिस के बारे में, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला क्लॉज है जो इसके बारे में दे रहा है। और यहाँ पर लिखा क्या है, सोक्रेटिस, सोक्रेटिस इज रिपोर्टेडली फ्रस्ट्रेटिंग इन्वेस्टिगेटर विद ऑब्लिक आंसर। तो ये वाला सेंटेंस है, उसके बीच में क्लॉज डाला उसने एक बड़ा सा, कंफ्यूज करने के वास्ते बच्चों को, अक्सर सवाल आते थे। तो ये जो क्लॉज रहता है ना, वो इसके बारे में बोल रहा, सोक्रेटिस के बारे में पूरा क्लॉज। तो सोक्रेटिस, कभी भी कोई किसी पर्सन का नाम रहेगा ना, उसके बारे में बोलने वाला एक क्लॉज रहेगा कंजक्शन के साथ, तो वहां पर आता हूं, और यहाँ हुम बोल रहा हूँ, इसलिए गलत है। तो आपको वहां पर पहला वाला गलत हुआ, आप पहला वाला, ये इसकी सेटिंग यहाँ प्रॉपर नहीं, पर आपके क्वेश्चन में जो पीडीएफ आपको मिली उसमें प्रॉपर तरीके से सब सीक्वेंस डाली है, तो ये पहला वाला क्लॉज आपका गलत है, आंसर भी उसका ये है। आगे बढ़, द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक आर द फिल्ड विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, बीच में क्या है, भरना है हमको, है ना, द गेट बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, द गेट डैश बाय, क्या भरना है भाई,
ओपन, वाज ओपन एंड वाज ओपन। हाँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट अगर समझ में आ गया क्या है तो समझ में आएगा। बोलो आंसर क्या है, जरा मुझे भी देखने दो, आपको समझ में आया नहीं आया। यहाँ लिख दो क्या, द गेट है ना, ओपन है क्या, सॉरी ओपन नहीं है, आगे क्या है भूल गया। द गेट बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, क्या आंसर है बोलो, क्या आएगा आपको, व्हाट इज द इंडिकेटिंग दिस, वेरी सिंपल थिंग इज देयर। अच्छा यहाँ पे ओपन, एक चीज समझा था मैं, ओपन, हाँ बोलो बोलो आंसर बोलो, आप कोई इच्छा है किसकी बोलनी तो बोल दो, बाद में समझा देता मैं आपको। वॉज ओपन देंगे किस सेकंड, क्यों रहेगा वाज ओपन, वेयर ओपन क्यों नहीं है, वाज ओपनिंग क्यों नहीं है, ओपन क्यों नहीं है, पहला वाला क्यों नहीं है, तो तीसरा वाला क्यों नहीं, क्या लॉजिक है। ठीक है बताता मैं, देखो इतनी बात तो पक्की है कि ओपन आने वाला है, किसी ना किसी तरह का ओपन देंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, गेट, तो क्या गेट खुद को ओपन कर सकता, क्या नहीं कर सकता, तो कोई ना कोई ओपन करेगा, कोई कोई करवा के ले रहा, कोई जब कोई चीज करवा के लेता ना तो वो पैसिवाइज करेगा, है ना। और ये वाला इंडिकेशन बाय द वॉचमैन, तो वॉचमैन इसको ओपन करवा के ले रहा, तो ये होता पैसिवाइज का सेंटेंस, है ना। पैसिवाइज, पैसिवाइज का सेंटेंस में क्या रहता है, पूरा पैसिवाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा। अगर आप अब देखो यहाँ पे गेट सिंगुलर है ना, तो पैसिवाइज में ये आ नहीं सकता, वेयर भी आ नहीं सकता, वाज ओपनिंग, वाज ओपनिंग पैसिवाइज में आता ही नहीं। अगर वाज ओपनिंग आएगा, वाज ओपनिंग आएगा तो यहाँ पर बिंग लगेगा, एक बिंग, ये वाला ओपन रहता और ये आईएनजी इधर लगता, आपको सबको मालूम है, अच्छे से समझा था मैंने आपको, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता वाज ओपन। और ये सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है तो ये वाले फॉर्म रहेंगे, आपको मालूम है ना कि सिंपल पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग होते हैं, वी, टू बी और वी थ्री, टू बी और वी थ्री, ये याद रखो, सारा गेम पैसिवाइज का इस पे ही चलता है। ओके अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आपको इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। तो क्या बोल रहा हूँ, टीचर सेड है ना, ये 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 यहाँ पे जरा गलती होगी, सेड है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स व्हाई वेर यू एब्सेंट यस्टरडे, है ना। तो सिंपल बात है कि कौन सा ये ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटर है और WH वर्ड से शुरू हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आपको तीन चीजें चेक करने के लिए बोलता मैं हमेशा कि आपको चेक करनी है, पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पहले यहाँ चेक करना है आपको आस्क्ड, तो अब सारे ऑप्शन में आस्क देखो का है, तो यहाँ भी आस्क है, यहाँ भी आस्क है, यहाँ पे इन्फॉर्म में गया, यहाँ ये ऑप्शन कट गया। अब कंजक्शन क्या रहेगा, वही वाई रहेगा, वाई, तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, ये दैट कंजक्शन आ गया, ये वैसे कट गया, और वाई ये भी वाई, तीन तीन ऑप्शन है। अब हम तीसरी चीज क्या देखते हैं, टेंस, है ना। तो वेर एब्सेंट, ये क्या है, वेर एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेर एब्सेंट। वेर एब्सेंट कब आता है, सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में होता है, परफेक्ट पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है ना। हम तीन चीजें देखते हैं ना, एक कंजक्शन, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, कंजक्शन और टेंस फॉर्म। तो ये व्हाई वेर यू एब्सेंट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म है, सिंपल पास्ट है तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट देखना है, तो यहाँ पर क्या है, हैड बिन आया, पास्ट परफेक्ट हैड बिन आ गया, गलत एब्सेंट है ना, सॉरी हैड बिन बराबर है, पास्ट टेंस बराबर है, यहाँ पर हैड ही बिन आ गया, अक्सर ये आपको समझेगा, यहाँ पे भी हैड बिन बराबर है, यहाँ पर भी हैड बिन बराबर है। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको असरेटिव भी चेक करना पड़ेगा, असरेटिव, तो अब असरेटिव क्या करेगा, यहाँ करेगा असरेटिव, नहीं करेगा है, तो ये गया, असरेटिव ने किया, ये गया, इसको असरेटिव करेगा है क्या, नहीं ये भी गया, इसको करेगा क्या, ये तो वैसे गया, लास्ट का बचा आपका। तो 4 नंबर का आपका आंसर रहेगा इसका, क्योंकि असरेटिव करना पड़ता, जब आप इनडायरेक्ट करते हैं ना उसको असरेटिव करना पड़ता, वो वर्बल क्वेश्चन से आता, तो असरेटिव में क्या रहता है, सब्जेक्ट पहले आता, तो ऐसा इसका आंसर आता, ठीक है, प्रीवियस डे। नेक्स्ट पुढचा क्वेश्चन, फिलिंग
मिस्टेक पहचाननी है तो ईटन बराबर है क्या, गलत है? स्पेलिंग में कुछ समझती नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। चेक करो, हाँ समझ में आ गया मेरे भी, ये गलत है, डबल टी आना ना रिटर्न, बाकी सब बराबर है। अब बेड ऑफ रोजेस है ना, बेड ऑफ रोजेस मतलब इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि आंसर क्या रहेगा आपका? सिंपल सॉल्यूशन रहेगा क्या? नहीं। पेनफुल डीड, इजी नहीं। लग्जरियस थिंग्स, बेड ऑफ रोज फ्रेज है। बेड ऑफ रोज मतलब क्या? लग्जरियस थिंग्स मतलब एसी, टीवी, बेड, फैन, कूलर, सब एकदम चीजें एकदम भर के पड़ी है, मजा आ रहा जिंदगी में, तो उसको बोलते बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब फूल डाले हुए, ऐसा मतलब नहीं, मतलब है कि बहुत कंफर्ट एटमॉस्फेयर है, सब चीजें हैं जो चाहिए आराम के लिए। ओके, नेक्स्ट, मनीष डैड इन दिस कंपनी सिंस 1990। बोलो आंसर, आंसर सिंस और फोर अगर याद आ रहा होगा बच्चों को, जो मैंने पढ़ा, हाँ जो बच्चों को ये याद आ रहा होगा उसको समझ में आएगा कि क्या रहेगा। तो यहाँ सिंगुलर आया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, हैज बीन वर्किंग आएगा। तो मतलब ये फोर और ये आ गया, समझ लेना क्या आने वाला है। जो टाइमिंग वर्ड हमने पढ़े थे उसके हिसाब से सबसे सिंपल आंसर, नाइदर नीला, एक मिनट भाग गया, नाइदर नीला और हर फ्रेंड अबाउट एनी टिकट, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, क्या आएगा? एलिमेंट हमने पढ़े थे वही है। अच्छा क्या आएगा? है आएगा क्या? हाँ देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको लेक्चर में, नाइदर के साथ में एक सब्जेक्ट आएगा, नॉर के साथ एक सब्जेक्ट आएगा ना, तो सेकंड वाले के हिसाब से आपको वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पर बाउट विच किया गया, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का क्या आएगा? हैड आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो आपका यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये आ ही नहीं सकता, वर्ड भी नहीं आ सकता, हैड बाउट। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि ये दोनों भी आ सकता, ये भी आ सकता और ये भी आ सकता, दोनों भी आ सकता। हर फ्रेंड प्लूरल फॉर्म है ना, तो हैव भी आ सकता है हर फ्रेंड्स के लिए, और हैड पास्ट टेंस तो कॉमन ही सबके लिए, तो दोनों आ सकता, दोनों आंसर है। खैर क्या कर सकते, दोनों आंसर है। आपने जो आंसर क्लिक कर लिया होगा दोनों में से, तो राइट आंसर कैलकुलेट कर लेना आप। He was the first man to arrive, आर्टिकल भरना है। खैर ये आपको समझेगा नहीं, जब भी नंबर एडजेक्टिव, ये नाम है और नाम से पहले एडजेक्टिव आता है हमेशा, एडजेक्टिव ये जब भी नंबर एडजेक्टिव रहा ना तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं, याद रखो। नंबर एडजेक्टिव आया कभी भी तो उसके पहले नाम नहीं, ना नाम नहीं। चलो ठीक है, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन शुरू हो गए यहाँ पे, मैडम बता देंगे आपको, ये अपनी औकात नहीं है यहाँ पे, तो कंटिन्यू करेंगे लेक्चर आज, लेक्चर के बाद शाम में करेंगे, शाम में सॉल्यूशन बताएंगे आपको। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये जो क्वेश्चन थे इसके अलावा, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मेरे को बस में है तो बता देता, कुछ भी पूछ लो, कुछ डाउट है, आप बोले थे ना डाउट कब पूछना, तो पूछिए डाउट क्या है आपके। नहीं डाउट, चलो फिर मिलते कल टेस्ट में। आप टेस्ट का टाइमिंग है ना कभी भी रहेगा, आप कभी भी दो, स्पेसिफिक टाइम नहीं रहेगा, आप दिन में कभी भी दो, सबमिट करो, सिर्फ इसका टाइमिंग फिक्स रहेगा, किसका? एक्सप्लेनेशन का। तो मॉर्निंग का रहेगा मोस्टली 10 के आसपास का, अगर सुबह भी टेस्ट दिया आपने तो 10 के आसपास का रहेगा मॉर्निंग में, हर दिन 10 से लेकर 12 के बीच का टाइम रहेगा हमेशा, ठीक है? हमेशा मतलब जब तक टेस्ट है, जब तक आपकी ना। चलो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप टेस्ट दो, आपको समझ में आएगा आप कितने पानी में क्या गलतियां कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट करना है, कितना रिवीजन करना है, सब समझ में आएगा आपको आराम से। तो डेली टेस्ट दो, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो वहां पर। टाइम क्यों? क्योंकि वहां पर देखो, यहाँ आप जो टेस्ट दे रहे हैं ना उसमें एक फर्क ये है कि आप पीडीएफ को जल्दी स्क्रॉल कर पा रहे हैं, बट वहाँ ऐसा आपको इतना जल्दी स्क्रॉल करने को नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ एक एक क्वेश्चन स्क्रॉल करना है, एक एक टैब दबा के एक एक आगे आगे जाना है, या फिर एकदम आगे जाना है। आप ये सब पीडीएफ को स्क्रॉल करके नहीं देख सकते आप, तो वो एक मसला रहेगा आपको। तो वो आपको ध्यान में रखकर पेपर का प्लानिंग करनी है कि कौन सी किसको प्रायोरिटी देनी है। मैं एक दो दिन में आपको लेक्चर कैसे डील करना वो पूरा बताता हूँ, आराम लेक्चर में बताता हूँ क्लास में, ठीक है?
ओके, मिलते हैं फिर कल क्लासेस। सर सर हाँ भाई सर। सर ये अभी इंग्लिश का अपना कंटिन्यू होगा या इंग्लिश फिनिश हो गया अभी? इंग्लिश के बाकी ना, अपने कंजक्शन बताना है, प्रोनाउन बताना है आपको, और प्रीपोजिशन भी बताने हैं, आर्टिकल भी बताना है, सारा टॉपिक है। तो देखेंगे तो अपना कल से टाइम। कल से हाँ, टाइम अरेंज करना पड़ेगा उसको, रोज 1 घंटा निकालना पड़ेगा आपको। अब टेस्ट का एक्सप्लेनेशन का वो ध्यान में देख कर ही करना पड़ेगा। अच्छा, और सर जो कल रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो वो फिर से अपलोड करेंगे क्या हम? कल वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा यार, वो नया एप्लीकेशन आया ना, उसमें प्रॉब्लम आ रही रिकॉर्डिंग की, समझ नहीं आ रहा। वो नया अपडेट किया ना, तब से प्रॉब्लम आ रही, उसमें टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही। जी जी। अब देखते ना अभी कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है। आप लोग ना आपकी स्टडी से प्लान करो ना, क्या क्या कम पड़ रहा है, क्या क्या कमजोरी आ रही। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, अभी पढ़ना क्या है, करना क्या है। और 5 दिन की प्रैक्टिस में आपकी ये जो प्रैक्टिस आप करेंगे ना, इसमें क्वेश्चन में, इसमें से आपको कैसे भी क्वेश्चन तो रिपीट होंगे 500 क्वेश्चन में। तो जो मैंने सॉल्व करा है उससे 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। 30 मार्क्स आपके रिपीट समझे मिलने वाले प्रैक्टिस करने से। तो जरूरी है आपको, क्योंकि ये पूरे उन्होंने पूछे हुए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग। ठीक है फिर।